हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी और डीवीसी का कट ऑफ कितना गया है। और आज इन्होंने अपना कट ऑफ रिलीज किया है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने कैंडिडेट को इनवाइट किया है। सो आपको पता होगा कि डीवीसी का जो एप्लीकेशन लास्ट डेट था वो था 30 अक्टूबर और आज 10 अक्टूबर है और इसने 10 दिन में अपना कट ऑफ रिलीज कर दिया है और वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया है। और एनटीपीसी का जो था वो 20 अक्टूबर था और ये 21 डेज़ में अपना कट ऑफ रिलीज कर दिया, लिस्ट दे दिया कौन कौन से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसने कॉल किया है। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CIL का भी कितना कट ऑफ जाएगा, कहाँ तक नाम आने का प्रोबेबिलिटी है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए, यहाँ पे जो डिसिप्लिन थी वो इलेक्ट्रिकल था। इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं कि जनरल का जो रैंक गया था, लास्ट रैंक, यहाँ पे स्कोर नहीं, यहाँ पे रैंक मेंशन किया गया है। गेट AIR कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ EET एग्जीक्यूटिव के लिए था 2023 थ्रू गेट 2023। ओके, तो इलेक्ट्रिकल का जो जनरल का रैंक था वो 392 था और EWS का जो रैंक था 675 था, OBC का था 675, दोनों का सेम है। SC का है 1696 और ST का है 1908 रैंक है, लास्ट रैंक। और मैकेनिकल का जो रैंक है वो है जनरल में 421, EWS में है 926, OBC में है 862 एंड SC में है 2510 और ST में है 3834। ये है लास्ट रैंक मैकेनिकल का। इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक का जनरल में है 276, EWS में है 428, OBC में है 322, SC में है 874 और ST में है 2450। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लास्ट रैंक कितना गया है। आपका रैंक इसके अंदर है तो आपको मेल आया होगा एनटीपीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में जनरल में रैंक गया है 106 और EWS में गया है 280 और OBC का जो लास्ट रैंक है वो है 212 और SC में है 427 और ST में है 641। तो ये लास्ट रैंक है। अगर आपका इसके रैंक के अंदर है रैंक आपका, तो आपको मेल गया होगा एनटीपीसी की तरफ से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर है। ओके, और यहाँ पे एनटीपीसी ने लिखा है कि जिसका भी ओल्डर कैंडिडेट होगा, जिसका एज ज़्यादा होगा, उसको पहले इन्होंने प्रायोरिटी दिया है। ओके, सो आप यहाँ पे मैं अभी डिस्कस करूँगा कि CIL का क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना चांसेस बनता है CIL का इसके डाटा के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं DVC का। DVC का कट ऑफ कितना गया, और DVC ने यहाँ पे रैंक नहीं मेंशन किया है, कितने रैंक तक गया है, और ना ही गेट स्कोर मेंशन किया है। इसने मार्क्स मेंशन किए हैं कि आपके कितने मार्क्स थे। अगर उससे अच्छा मार्क्स आपका है तो आपको मिल गया होगा, कॉल लेटर आया होगा DVC में वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I एंड सिविल एंड IT और माइनिंग के लिए ये इतने डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज थी DVC के पास। तो जिसका भी मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी से 60.67 मार्क्स रहा होगा या फिर उससे ज़्यादा रहा होगा, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया होगा। और इसी तरह OBC में 55.67 और SC में 45 और ST में 36.67 और EWS में 56। तो आप जिस भी ब्रांच से हैं आप अपना देख सकते हैं। माइनिंग का यहाँ पे गया है जनरल में 38 मार्क्स, OBC का गया है 33.67, SC में गया है 28 और ST में गया है 24 और EWS में गया है 32। और PWD कट ऑफ जो गया है लो विजन के लिए 19.67 और डीफ एंड HH 18.98, इतना गया कट ऑफ। तो अगर आपका इससे ज़्यादा मार्क्स है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया होगा। दूसरी बात कि DVC में 1:10 में सिलेक्शन हुआ है। तो DVC में अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में पोस्ट थी 10 और इन्होंने 103 स्टूडेंट को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें आपका इंटरव्यू और GD होगा।
तो 1:10 का रेशियो है और 10 पोस्ट हैं, ठीक है। और एनटीपीसी में जो है 1:2 का रेशियो है। 1:2 के रेशियो में इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं और उसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका CIL में कितना चांस बनता है, ठीक है। अभी तक आप इसके पहले जो IIT कानपुर अपना रिपोर्ट दिया था उससे आप एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जितने स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं और जो PSUs के लिए एलिजिबल हैं वो सभी अप्लाई किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनिंग की बात करूँ तो माइनिंग में 65 टोटल पोस्ट थी, ठीक है। 65 पोस्ट में आपका जनरल में जो पोस्ट थी वो 27 थी और EWS में जो पोस्ट थी वो 6 थी। OBC की जो पोस्ट थी 18 थी और SC में 9 पोस्ट थी और ST में 5 पोस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जनरल के लिए कितने स्टूडेंटों को कॉल किया है? जनरल के लिए 58 को बुलाया है। क्यों? क्योंकि इनका जो सिलेक्शन है वो 1:2 के रेशियो में सिलेक्शन है। तो 27 जनरल की पोस्ट थी तो इन्होंने 54 स्टूडेंटों को मेल किया है। और इसी तरह EWS में 6 पोस्ट थी तो इन्होंने 12 स्टूडेंटों को बुलाया है। और OBC में अब आप यहाँ पे देखिए, OBC में 18 पोस्ट थी और 36 को बुलाया है और 9 पोस्ट SC में थी तो 18 और ST में 5 पोस्ट थी तो 10 को। अब हम बात करें कि अगर EWS में, अगर एग्जांपल के लिए हम EWS लें, EWS में 6 पोस्ट थी और इन्होंने 12 स्टूडेंटों को बुलाया है। तो देखिए EWS का लास्ट रैंक कितना गया है? 280। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर के 280 रैंक के बीच में सिर्फ कितने EWS हैं? 12 जो अप्लाई किए थे, इनको इन्होंने बुलाया। हाँ, कुछ हो सकते हैं जिनका एज कम हो तो उनको प्रेफरेंस नहीं मिला होगा। इसको NTPC ने ओल्डर एज वालों को प्रेफरेंस दिया है, तो कुछ ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम OBC की बात करें तो OBC में 36 स्टूडेंटों को इन्होंने बुलाया है और OBC का लास्ट रैंक गया है 212। तो 1 से लेकर के 212 रैंक तक कितने OBC हैं? 36, ठीक है OBC ज़्यादा, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस कितने को दिया है? ओल्डर एज वालों को। तो और कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो निगलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो जितने भी CIL में फॉर्म भरे थे ऑलमोस्ट सभी NTPC में भी फॉर्म डाले थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 36 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं NTPC में और लास्ट रैंक है 212। तो जिनका भी 212 से आगे रैंक होगा तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन कितना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसके पहले आप IIT कानपुर के डाटा से एनालिसिस करते थे, वहाँ पे ये पता नहीं चलता था कि कितने स्टूडेंट थर्ड ईयर के हैं और कितने ड्रॉपर हैं, कौन क्या है, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते थे, लेकिन NTPC के डाटा से और DVC के डाटा से आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा तीनों PSUs में फॉर्म डाला होगा जो एलिजिबल था। तो 212 रैंक लास्ट है और 36 स्टूडेंट को सिर्फ कॉल आया है, ठीक है। तो 212 के बाद जिनका भी रैंक है आप अंदाज़ा लगा लो कोल इंडिया के वैकेंसी को देख के कि कितना तक आगे जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करें NTPC और CIL के कंपेरेटिवली में बेस्ट कौन होगा। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने NTPC की पूरी लाइफ स्टाइल बताई है कि उसकी फैसिलिटीज़ कितनी है एज़ कम्पेयर टू कोल इंडिया। पेमेंट, टाउनशिप वगैरह NTPC का बहुत ही अच्छा है। तो जो नहीं देखे होंगे वो वीडियो देख लेना ज्वाइन करने से पहले कि आपको अच्छा लगता है NTPC या नहीं, क्योंकि उसमें मैं हर चीज़ डिस्कस किया हूँ जितना मुझे पता था, ठीक है। हाँ, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम NTPC ज्वाइन करेंगे और उसके बाद कोल इंडिया आएगा तो मैं कोल इंडिया में स्विच कर जाऊँगा। तो देखो भाई, नोटिस पीरियड तक तो आपको वहाँ पे स्टे रहना ही पड़ेगा, नोटिस पीरियड तक आपको रहना ही पड़ेगा। तो इतना जल्दी आपका बॉन्ड ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता और इतना जल्दी आप किसी भी PSUs को नहीं छोड़ सकते। फिर उसके लिए आपको बॉन्ड पे करना होगा। तो आप जहाँ भी ज्वाइन करना तो एक बार सोच समझ के ज्वाइन करना, क्योंकि इतना इजी नहीं होगा कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे स्विच कर जाओगे, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।